प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से हैं हमारे चिर परिचित बाबा रामदास जी। सर, आपका स्वागत है प्रारब्ध की इस चर्चा में। एक डेवलपमेंट हुई है रामदास जी कि एक जी। गैंगस्टर था, वो कनाडा के सेफ हेवन में था। वहां जैसा आप कहते हैं अभयारण्य में विचरण कर रहा था और अचानक से अज्ञात अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। नाम है उसका सुक्खा दुनिके। और जी। ये कार्य होता है ट्रूडू के बयान के 1-2 दिन बाद, जहां पे वो अपना निज्जर की हत्या पर बता रहे थे कि भारतीय एजेंसियों का रोल हो सकता है। तो सर, जी। ये मतलब क्या है जो मारने वाले हैं, वो कौन है, वो रुक क्यों नहीं रहे? या और अच्छा, इसकी मौत की जिम्मेदारी भी तमाम गैंगस्टर ले रहे हैं एक के बाद एक। ये क्या है सर सीन, जरा विस्तार से बताएं। ये पंजाब का बड़ा नामी गिरामी गैंगस्टर था और इसका बड़ा गैंग था। और 2017 में इसके खिलाफ 7 से अधिक हत्या, एक्सटॉर्शन और गैंग वॉर के ऐसे मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे और इसका पूरा गैंग था। 2017 में ये फर्जी कागजात बना के और कनाडा का वीजा लेके, विजिटर्स वीजा लेके ये कनाडा चला गया और तब से आज तक ये कनाडा में रह रहा था। अब आप ये देख लीजिए कि आज की तारीख में कनाडा में पंजाब के, स्पेशली पंजाब के यहाँ के जितने भी फरार शुदा गैंगस्टर्स हैं, उन सबका जो पनाहगाह है ना, जो सैंक्चुरी है, वो कनाडा बन गई है। और ये अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये यहाँ से भाग कर विदेश जाने का सिलसिला कोई नया नहीं है। 1980s में जबकि पंजाब में टेररिज्म अपने पीक पे था, तब के तो हजारों हजारों लोग यूके, कनाडा, पूरे यूरोप और इवन अमेरिका में शरण पाए हुए हैं। इनकी टोटल संख्या हजारों में होगी। अच्छा, पुराने जमाने में इतनी सख्ती भी नहीं थी, है, और इजीली पासपोर्ट बन जाया करते थे, डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, तो बड़ा आसान था एक फर्जी आईडी बना के। अच्छा, लोग क्या करते थे, जैसे एक पासपोर्ट पे उन्होंने कहीं का वीजा अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गया, तुरंत नए नाम से नया पासपोर्ट बनवा लेते थे। एक एक आदमी के 4-4, 6-6 पासपोर्ट होते थे। तो उस जमाने के तो हजारों यहाँ के क्रिमिनल्स, यहाँ के आतंकवादी, यहाँ के गैंगस्टर्स जो है वहां पे ऑलरेडी जाके सेटल हो गए। अब तो उनकी सेकंड जनरेशन वहां रह रही है। पर आज के जमाने 2017 में पंजाब में कितना आसान रहा होगा कि एक एएसआई ने उसके एक फर्जी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कर दी, ये यहां से चला गया, बाद में उस थाने पे कार्रवाई हुई तो उसका मुंशी, एक हेड कांस्टेबल और एक एएसआई जो कि पासपोर्ट में क्या नाम, पुलिस वेरिफिकेशन का इंचार्ज था, उसको पंजाब पुलिस ने पहले तो डिसमिस कर दिया था, तो वो कोर्ट से वापस रीइंस्टेट होके आ गया और अभी जो है ड्यूटी कर रहा है। तो ये तो है सर पंजाब की दशा। और पंजाब का कोई भी क्रिमिनल इजीली, अभी रिसेंटली सर देख लीजिए ना कि ये सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई और भांजा जो है वो कजाकिस्तान और वहां जाके बैठ गए विदेश में एक जगह। अब तो उनको वो खैर वहां पे अरेस्ट करा के पुलिस जो है, हमारी भारत सरकार उनकी प्रत्यर्पण करा रही है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो माय पॉइंट इज कि कितना इजीली पंजाब में क्या सिस्टम है, आप ये समझ लीजिए कि कितना आसानी से एक आतंकवादी, एक क्रिमिनल जाके कनाडा चला जाता है और वहां कितना आसानी से सेटल हो जाता है और वहां से अपनी पूरी एक्टिविटीज चलाता रहता है। हमने तो सुना था ना कि जेल में बैठ के लोग अपना गैंग चलाते हैं। तो हिंदुस्तान की जेलें सेफ हेवन्स हुआ करती हैं, तो सब आज तो सबसे बड़ा सेफ हेवन तो कनाडा बन गया है। और ट्रूडो साहब अपने, अच्छा मजे की बात है कि पूरी दुनिया को ट्रूडो ये बता रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर वॉज अ
कॉमन सिटीजन, एक सामान्य नागरिक था कनाडा का। मतलब अगर आपके सामान्य नागरिक हरदीप सिंह निज्जर जैसे हैं, ये सवाल तो दुनिया पूछेगी कि नहीं ट्रूडो साहब से कि भैया ऐसे अच्छा कनाडा के सामान्य नागरिक ऐसे होते हैं क्या? बताइए। सर ये भी हो सकता है ना, जैसे कनाडा बसा ही गोरों द्वारा, जिन्होंने वहां के नेटिव सिटीजन्स को मार मार के पूरी जमीन खाली करा के उनको बिल्कुल ही खत्म करके, तो जब उस लेवल का वो 100-150 साल पहले आतंकवाद कर चुके हैं, एक पूरी जमीन पे कब्जा कर चुके हैं, तो ये निज्जर जैसे लोग तो सामान्य ही लगेंगे ना सर। इन्होंने क्या किया है, जरा सी छोटी मोटी चीज। खैर, मेरा ये भी सवाल था कि गुरपतवंत पन्नू का भी सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है सर, कनेडियन गवर्नमेंट द्वारा। साथ ही जैसा आपने बताया, लॉरेंस बिश्नोई वगैरह पंजाब की जेल में रह के वीडियो बनाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और जब ये उनको बताया जाता है कि भाई वीडियो पुराना था, तो वो उसी मतलब वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वीडियो तो कल ही का था, और अगले दिन फिर एक इंटरव्यू देते हैं अपनी शर्ट वर्ट चेंज करके। तो जो आप बता रहे हैं कि जो एक्टिविटीज हैं सुपर सपोर्टेड है कैनेडियन गवर्नमेंट से कि भाई कुछ भी करो पंजाब में गैंगस्टर, आपने शुरू में जब अभी आप सरकार आई है वहां पे आम आदमी पार्टी की, तो आपने कितने वीडियोस बनाए कि क्या भयानक लेवल पे वहां पे रंगदारी और गुंडागर्दी और बिहार से ज्यादा गंदा जंगल राज चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो गैंगस्टर वहां जंगल राज चला रहे हैं वो मार के फिर कनाडा में सेफ हेवन में चले जा रहे हैं। भाई किसी भी गैंगस्टर को कुछ करने के लिए उसके बाद का वो स्टेप तो अपना प्लान करके रखता ही है, तो कनाडा इज दैट सेफ प्लेस। पर अब शायद वो भी नहीं रहा। किसका हाथ मानते हैं सर इस घटना के मैं पीछे? खैर, मैं इस कहने आपका वाले जवाब आप जी, मेरे 2-3 सवाल हो गए, तो एक बार जरा सा जी, बताएं मैं प्लीज जी। आपका इस सवाल का जवाब किसका हाथ मानते हैं इससे पहले एक बात कर दी। तो गुरुपतवंत सिंह जो पन्नू है ना, ही इज नॉट बेस्ड इन कनाडा, ही इज बेस्ड इन अमेरिका। यूएसए। वो हाँ, ही इज बेस्ड इन यूएसए एंड वो जी। एक रेफरेंडम कराने के लिए जिस हम्म। वक्त यहाँ G20 समिट चल रहा था, उस वक्त वो वहां तरी के एक गुरुद्वारे में आया हुआ था है। हम्म। वहां से उसने जो हम्म। है वो हिंदुओं को धमकी दी है कि सारे हिंदू जो है कनाडा छोड़ के वापस चले जाएं, और ये सिखों की धरती है। सर क्या, अच्छा अब यहाँ पे सब ट्रूडो साहब पे फिर एक सवाल आ जाएगा कि सर कनेडाई कनेडियन हिंदू की भी कुछ राइट्स हैं, उनकी भी कुछ चिंता करोगे? गुरपतवंत सिंह पन्नू सरेआम धमका रहा है कि कनेडियन हिंदू जो है कनाडा छोड़ के अपने देश चला जाए। अच्छा, मैं इन सिखों से पूछना चाहता हूं जो कि वहां पे बैठे हैं और धमका रहे हैं कि हिंदू अपने देश चला जाए, तुम्हारा कौन सा देश है भाई? ये भी तो बताओगे दुनिया को। खैर साहब, दूसरी बात है सर सर क्या कि बात कर आपने रहे हैं पूछा सर? ना कि इनके इन इनके पास 2 देश थे 100 साल पहले तक, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, सब इन्हीं का था। ये तो सर जमीन छोड़ने सर में एक्सपर्ट है ना। सर एक बात और बताऊं, आपने पूछा ना कि ये करा कौन रहा है। देखिए इस वक्त जो कनेडियन पुलिस का जो रिकॉर्ड है वो कहता है कि टोरंटो के क्षेत्र में 9 बड़े पंजाबी गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, 9। और दूसरी बात है, अभी जो एनआईए ने 43 गैंगस्टर्स एंड टेररिस्ट की जो लिस्ट जारी की है, उसमें से 23 शायद कनाडा बेस्ड है। वो तमाम उन एरिया में रहते हैं जहां पंजाबी डायस्पोरा बहुत भारी संख्या में रहता है। और ये जो 9 राइवल गैंग्स हैं, इन सबके अपने अपने गैंग्स यहां पंजाब में हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये आपका लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसको मारने की जिम्मेवारी ले ली है। ये आदमी ही इज सेट टू बी टेकिंग केयर ऑफ द देवेंद्र बम्बीहा गैंग है। और उधर जो वो है आपका गोल्डी ब्रार, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है कनाडा में, जो कनाडा में बैठ के पूरा गैंग चला रहा है। ये आदमी देवेंद्र बम्बीहा का गैंग चला रहा था कनाडा में बैठ के। तो सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस गैंग की बड़ी पुरानी दुश्मनी है। और ये सारी जो इंटर गैंग राइवलरी है ये चल रही है।
अच्छा, इसमें तरफ इंडियन एजेंसीज का क्या रोल हो सकता है? सर, इंडियन एजेंसीज का बहुत पुराना मॉडस ऑपरेंडी रहा है कि इसकी सूचना उसको देके उसका मरवा दिया, फिर उनकी सूचना इसको देख के इनका मरवा दिया। बोले अरे तुम्हारा एक आदमी मार दिया, तुम भी हिसाब बराबर करो, तुम उनका एक उठा ठोक दो। सर ये है ना, एक दूसरे के आपको वो, आई थिंक इफ यू रिमेम्बर द सत्या फिल्म, तो सत्या फिल्म में होम मिनिस्टर पूछता है, पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, कि भाई ये इंटर गैंग वॉर बहुत तेज हो रही है, इसके लिए कुछ करना होगा। बोले सर क्या करने की जरूरत है, वो तो इंटर गैंग वॉर तो हम ही करा रहे हैं, पहले एक उनका मरवा देते हैं, फिर उनको सूचना देके इनका एक मरवा देते हैं। तो सर हाँ, परेश रावल, ये अच्छा, ये परेश तो रावल ने वो एजेंसी, रोल किया। हाँ, परेश रावल का वो सीन आपको याद होगा। हम्म। तो सर ये तो हमारी इंडियन एजेंसीज का या किसी भी दुनिया के किसी भी एजेंसीज का बहुत पुराना तरीका है, ये एक दूसरे को मार के खुद ही खत्म हो जाएंगे। और सर ट्रूडो यही साहब ये भी नहीं कह पाएंगे कि साहब आपने मरवा दिया, है ना, आपके आपने गैंग पाल रखे हैं ना। नो नो, आपके गैंग वाले एक दूसरे को मार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम कंट्रोल करो। जी, अरे भैया, इसमें सुखे को किसने मारा ये तुम पता लगाओगे अब। हम्म, तो तुम भी कोई कार्रवाई करो भाई। पर एक हाँ, चीज और होती है सर, जैसे कैनेडियन सरकार इन गैंग्स को पाल रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक गैंग ने अगर दूसरे पे कार्रवाई की तो दूसरे को भी तो कैनेडियन सरकार ही जो है एक तरीके से सेफ हेवन दे रही है। तो कई बार क्या होता है कि वो भी ये कर सकते हैं कि हाँ भाई, किसी कायदे के लोग या जो अगर लेट्स से एजेंसीज के भी वहां पे कुछ अपने लोग होंगे, तो उनका पता करा के उन पर ये दोष मढ़ के या इस तरीके से वो अपनी हरकतें भी कर सकते हैं। बिकॉज इट्स भाई, जिसने गैंग पाल रखे हो फेयर थोड़ी है, वो तो बिल्कुल फेयर काम नहीं करेगा ना। जिसके मन में ही है कि नहीं, मुझे खालिस्तान का पूरा एजेंडा अपनी धरती से चलाना है, और दूसरे देश में उसके लिए कितना भी बड़ा बवाल हो जाए। अभी जब ये अमृतपाल को पकड़ा गया था, और उससे पहले वो कितना बड़ा बवाल पंजाब की धरती पे हो रहा था, इससे कनाडा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनको तो बहुत मजे आ रहे थे। यहाँ पे वो जो दलालों का जो आंदोलन हो रहा था, जो सड़क पे बैठे हुए थे आड़तीये जो थे, कहने को तो किसान के नाम पे दलाल जितने थे वो बैठ के आंदोलन कर रहे थे, उनको पूरी तरह वो समर्थन दे रहे थे। जाहिर सी बात है उसमें इन गैंगस्टर्स का भी रोल रहा होगा कि उस तरीके की बदतमीजी की, कैपिटल को घेर के बैठे हुए हैं 1 साल तक। तो इस तरीके का मन बढ़ई जिसको हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहा जाता है, ये तो एक गैंगस्टर प्रवृत्ति के लोग या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते हैं। खैर, तो इसमें मेनली बात यह है सर कि ठीक है, एनआईए ने लिस्ट, अच्छा सबसे मेन बात है, एनआईए ने लिस्ट जारी की, उसमें इसका नाम था और अगले दिन निपटा दिया जाता है। और वहाँ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं भाई, ये एजेंसी का काम हो सकता है, बाद में वो अपने वर्ड्स पे बैक ट्रैक करता है। तो ये अब आप क्या देखते हैं कि ये खालिस्तान के खिलाफ भारतीय सरकार की लड़ाई अपने अंतिम चरण की तरफ जा रही है, इनका भी निपटारा हो जाए? जैसे कश्मीर में काफी हद तक शांति स्थापित कर दी गई है, तो जो कश्मीर शांत कर सकता है वो क्या खालिस्तानियों को भी शांत कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है क्या? देखिए मैं इसमें दो बातें ऐड करना चाहता हूं। ये जो जितने गैंगस्टर्स है ना सर, इन्होंने एक, ये खालिस्तानी टैग इनका एक सुरक्षा कवच है, पहले तो इस बात को ध्यान रखिए। गैंगस्टर के प्रति किसी की सहानुभूति नहीं होती किसी भी समाज में, परंतु यदि वो खालिस्तानी हो जाता है, यदि वो जिहादी हो जाता है ना, तब तो फिर वो जोधा हो गया ना, ये तो फिर हम धर्म दे जोधे ने भाई, अब तो तो सर ये भेड़िए जो है ना, ये धर्म के योद्धा की खाल ओढ़ रहे हैं। अच्छा, कनाडा में भी सरकार जो है खालिस्तानी एलिमेंट को अपील कर रही है, और पंजाब की सरकार भी खालिस्तानी एलिमेंट पे जल्दी हाथ नहीं डालना चाहती। क्यों? पब्लिक सेंटिमेंट। भाई देखिए ना, धर्म का चोला ओढ़ के यदि आप किसी गरीब लखबीर का हाथ काट देते हैं और उसे मार के लटका देते हैं सिंगू बॉर्डर पे, तो पूरा समाज आपसे सवाल नहीं पूछता। क्यों? ओ भाई बेअदबी की किसी लखबीर ने था। क्यों जी? तो सर क्राइम को धर्म के लबादे ओढ़ के करो,
गैंगस्टर हो, साथ में खालिस्तानी बन जाओ, तो सर काम बहुत आसान हो जाता है। कनाडा में भी खालिस्तानियों का अपीजमेंट है, पंजाब में भी है। एक तो ये आपको जवाब मिल गया। इसीलिए इनके ऊपर जल्दी कोई सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती कि जिस वर्ग का आप भाई बताइए ना, लखबीर के हत्यारों को पंजाब में पकड़ के बाबा जी कह के संबोधित किया गया और उनको एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे प्रस्तुत किया जैसे बहुत बड़े संत महात्मा को प्रेजेंट कर रहे हो, एंड ही वाज गिवन अ चांस टू स्पीक देयर, ही गेव अ लेक्चर। अदरवाइज क्रिमिनल्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उकड़ू नीचे बैठाया जाता है। सर क्रिमिनल को, जब क्रिमिनल धर्म का चोला पहन लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना एक अपीजमेंट वाली सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन कनाडा एज वेल एज इन पंजाब। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी खालिस्तानी एलिमेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सख्त कार्रवाई करते हैं, तो एक बहुत बड़े वोटर वर्ग के नाराज होने की संभावना बनी रहती है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि नहीं 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 खालिस्तान को तो कोई समर्थन नहीं है, यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है, सर ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अंदर ही अंदर पता नहीं कौन किसका समर्थक निकल आए, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट ये मेजॉरिटी ऑफ द वोटर को, है ना, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को जल्दी नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहती। सर यही चीज कनाडा में भी हो रही है। जी, मैं इस पे सर आपसे 2 सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कनाडा की सरकार ये प्रशय दे रही है, तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी की भी सरकार इनको यहाँ प्रशय दे रही है, और इनके जैसे सपा बसपा राजद के बहुत सारे गुंडे माफिया पलते थे, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने गुंडे पाल रखे हैं, माफिया पाल रखे हैं पंजाब में, क्या ऐसा है? क्या इनको प्रशय दे रहे हैं, इनको बढ़ावा देते हैं? जी देखिए, देखिए हम तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के जर्नी को मैं तो पिछले कम से कम 8 साल से बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं, एंड आई हैव बीन राइटिंग एंड आई हैव बीन वेहेमेंटली स्पीकिंग अगेंस्ट देम कि दे वर सपोर्टेड बाय दीज एलिमेंट्स, दे वर फंडेड बाय दीज एलिमेंट्स। और आपको याद होगा कि सन 2017 का तो इनका पूरा इलेक्शन कैंपेन ही विदेश में बैठे हुए खालिस्तानियों ने पूरा कंडक्ट किया था। वहां पे इनके बकायदा बड़े बड़े ऑफिसर्स बने हुए थे, बड़े बड़े वो जिसे कहते हैं वो जो टेलीफोन से जो लोगों को टेलीकॉलिंग सेंटर्स बने हुए थे, और वहां से पूरा एक एक चीज वहां से फंडिंग हो रही थी, और मतलब इट वॉज अ वेरी बिग रैकेट। और अभी भी आप बताइए ना कि ये तो आज भी जो आपको खालिस्तानियों पे जो थोड़ा सा क्रैकडाउन हुआ है, और आज अमृतपाल जो वहां है, वो तो जब अमित शाह ने इनको धमकाया है कि तुम्हारी सरकार बर्खास्त कर देंगे और प्रेसिडेंट रूल लागू कर देंगे, तब जाके इन्होंने मजबूरन अमृतपाल सिंह पे जो है एक एक्शन लिया है और थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। तो सर आम आदमी पार्टी तो दे आर हैंड एंड ग्लव विद देम, ये तो शुरू से, ये तो पहले दिन से वो था। हाँ बिल्कुल, ये तो सर बात हो गई सरकार की। आपने अपने कई लेखों में और वीडियोस में ये बताया भी है कि समाज शांत हो गया है, और आप अभी भी कह रहे थे कि खालिस्तान का समर्थक कौन कितने सारे हैं इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। ये इस समाज की क्या समस्या है सर कि ये पंजाब में रहते हुए खालिस्तान का समर्थन करते हैं, मौखिक समर्थन देते हैं, और बदहाल होते पंजाब को बेहतर करने के लिए कोई भी एक नया नेतृत्व या कोई भी एक आवाज नहीं आ रही? ये मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये गैंगस्टर तो इन्हीं पे रूल कर रहे हैं ना, इन्हीं इन्हीं जगहों पर, इन्हीं लोगों पर ये माफिया, ये बाहुबली, ये जो भी अपना गैंगस्टर जो आपने बताया, इतने सारे गैंग हैं, कनाडा में रह के थोड़ी गैंगस्टर का काम कर रहे हैं। ये सारी रंगदारी, ये सारी लूटपाट तो यहाँ पंजाब में हो रही है ना। जी नहीं, कनाडा में भी बराबर हो रही है। कनाडा में भी क्राइम का बहुत बुरा हाल है। कनाडा में भी ये लोग सारे जो इनकी एक्टिविटीज यहाँ है वो कनाडा में भी ये ड्रग के रैकेट चला रहे हैं। कनाडा में भी ये वसूली कर रहे हैं। अच्छा, जब चूंकि ये वसूली करते हैं धर्म का लवादा ओढ़ के, तो इनको वैसे धार्मिक फंडिंग बहुत मिल जाती है।
और इसके अलावा ये जितने खालिस्तानी जो है ना, ये इन्होंने अपने अपने गुरुद्वारे बना रखे हैं। अच्छा, बहुत सारी लड़ाई तो इनको वो गुरुद्वारे की और खालिस्तान के नाम पे फंडिंग को लेके भी बहुत लड़ाई है, उसमें भी बड़ी जबरदस्त इनकी गैंग वॉर है आपस में। और पंजाब में तो खैर एक्सटॉर्शन और पूरा जो भी एक माफिया करता है वो सब कुछ करते हैं ये पंजाब में। सर जहां तक बात है ना, देखिए जिन बुजुर्गों ने, जिन सीनियर्स ने 80 और 90 का दशक देखा है और पंजाब को खून के आंसू रोते हुए देखा है, वो तो समझते हैं कि ये खालिस्तानी इस राज्य का, हमारे पंजाब का सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि इन्होंने वो पुराना दौर इनको याद है। सर जो नए बच्चे हैं ना, जो नई पीढ़ी है, जिन्होंने वो दौर देखा ही नहीं, सर वो बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। और आजकल उन्होंने विक्टिम प्ले करना शुरू कर दिया ना, हाय साडे नाल ये हो गया, साडे नाल ता इदा हो गया, साडे नाल ता इतना अत्याचार हो गए। सर उन भावनाओं में नया बच्चा बह जाता है। अच्छा, नए बच्चे को इतनी अकल नहीं होती कि हम कर क्या रहे हैं। भाई एक तरफ तो तुम कहते हो यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पैसा कमाने के साधन नहीं है। अरे जब तुम हर 10-20 साल बाद खालिस्तान का जिन्न बोतल से निकाल के सड़क पर बैठा दोगे, जहां तुम हर, मतलब पीछे तो सर इनकी ये हालत हो गई थी कि किसान आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन, हर एक सड़क जाम, हर एक टोल प्लाजा जाम, हर एक रेल की पटरी जाम, किसी भी इंडस्ट्री के सामने आके बैठ जाएंगे। सर इतना बड़ा लॉजिस्टिक पार्क था वो, जो जहां ड्राई पोर्ट, जिसको कंटेनर डिपो बोलते हैं, किला रायपुर में था, अडानी का था। सर इन्होंने 10 महीने उसके गेट पे धरना देते रहे, उसने हाथ जोड़ लिए, भैया रखो अपनी। सर 4500 तो सिर्फ ट्राला और क्रेन ड्राइवर की नौकरी गई थी। 4500 तो क्रेन ऑपरेटर्स थे, जो कि सब लड़के 50-60 हजार रुपए महीना कमाते थे। इसके अलावा उस कंटेनर डिपो में कितनी जॉब्स थी, 1000 से ज्यादा जॉब्स थी। सर वो सब चली गई, किस लिए? क्योंकि आप 10-10 महीने आप सड़क पर घेर के बैठे रहोगे। एक वो मार्लबोरो इंडस्ट्रीज की एक इनकी एक जो है वो इंडस्ट्री थी, वो ये बंद करवा के ही माने क्यों, उनके ऊपर तक ये अंडरग्राउंड वाटर को खराब कर रहे हैं। उन्होंने सारी जांच करा ली, एनजीटी ने जांच कर ली, पॉल्यूशन बोर्ड ने जांच कर ली, जल बोर्ड ने जांच कर ली, कहीं से उनको हर जगह से क्लीन चिट मिली। इसके बावजूद इन्होंने वो इंडस्ट्री बंद करा दी। एक इंडस्ट्री आप इस तरह बंद करा दोगे, एथेनॉल की। सर आज यूपी जो है एथेनॉल का गढ़ बनता जा रहा है, यूपी एंड एमपी। पंजाब में भी लगभग 10 प्लांट की फाइल अप्रूव होके पड़ी है। इंडस्ट्रियलिस्ट हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि पंजाब में प्लांट लगाएं कि नहीं लगाएं। कल को जैसे मार्लबोरो इंडस्ट्री डिस्टिलरी के सामने बैठ के इन्होंने धरना देके वो बंद कर दी, कल को हमारा 100-125 करोड़ का प्रोजेक्ट ये भी बंद करा देंगे। बैंक वाले लोन देने को तैयार नहीं है, कि क्या गारंटी कि कल को तुम्हारे सामने ये किसान यूनियन आके धरना नहीं दे देगी कि तुम भी जो है पानी खराब कर रहे हो पंजाब का। सर चूंकि तो मेरा पानी का ही काम है, आप आने नहीं देंगे। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ सर। चूंकि मेरा पानी का ही काम है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट का, तो मैं पंजाब भी मुझे बुलाया गया था। और जालंधर लुधियाना के बीच में कोई एक जगह मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़ी ना मेटल की मंडी है वहां पे, स्क्रैप मेटल का बहुत बड़ा काम होता है। तो उसके थोड़ी दूर पे एक फैक्ट्री थी जो स्क्रैप मेटल से सरिया बनाती थी। तो वहां पे ये था कि उस फैक्ट्री पे ऑफ कोर्स उनको ZLD करना था, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कि कोई भी पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको वो बाहर नहीं जाने देना है, उनको फैक्ट्री के अंदर ही रखना है। और जाहिर सी बात है उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि भाई जो पानी आप ग्राउंड से ले रहे हो, आप उसका हमको एक बार पैरामीटर बताओ, कि क्योंकि क्या है कि ग्राउंड से तो पानी जो मिल रहा है उसमें इतने ज्यादा आर्सेनिक और दुनिया भर के उसमें इतने ज्यादा जहरीले एलिमेंट थे कि भाई फैक्ट्री उतना गंदा नहीं कर रही जितना उसको गंदा पानी जमीन से मिल रहा है। क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो पेस्टिसाइड और केमिकल डाल डालकर, आपने भी कई बार बताया कि खेती कर करके जो राइस नहीं उगाना चाहिए वो धान की खेती वहां कर रहे हैं जबरदस्ती। और इस हद तक का उन्होंने पानी खुद किसानों ने वहां पे जो किसानी कर रहे हैं उन्होंने खराब कर रखा है पूरा धरती वहां पे, पेस्टिसाइड और केमिकल डाल डाल के। तो खैर खुद बर्बाद कर रहे हैं। बाकी अब बता रहे हैं कि उसका फिर असर पड़ता है फैक्ट्रीज पे, इंडस्ट्रीज पे, कि उनको भी बंद किया जाता है इसी कारण से।
तो इसका मुझे लगता नहीं कि समाधान, एक समाधान दिखता है सर, जैसा आप अक्सर कहते हैं कि कुछ सालों में जो है पंजाब में सिर्फ बिहारी रहेंगे। मेरे ख्याल से जब वहां बिहारी जब अपनी सरकार बनाएगा ना सर, तब शायद जो है पंजाब बेहतर होना शुरू होगा। तो इस नोट पे मैं आपसे एक क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा, फिर हम इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं जी। सर देखिए, इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने कहा ना कि बिहारियों की सरकार, सर ये आज इस पे कुछ लोग हंस सकते हैं। सर ये चीज हमने दिल्ली में होती हुई देखी है। सर मुझे अच्छी तरह याद है 1980s की दिल्ली, आप शायद 80s में बहुत छोटे रहे होंगे संदीप भाई, 80, 82, 84 तो मैंने दिल्ली में बिताया है। सर दिल्ली तो पंजाबियों का शहर हुआ करता था, या कुछ आउटर दिल्ली से हरियाणवी लोग आया करते थे, जाटों का। सर आज 70% ऑफ दिल्ली इज inhabited by Biharis and Purvanchalis। सर मैं तो एरियाज बता दूंगा बताइए। जहाँ पे ये रहते हैं बाकायदा। दक्षिण में संगम विहार है, पूरा बिहारियों का इलाका है। उत्तर में आपका अशोक नगर है, पूरा उत्तराखंड वालों का इलाका है। और आपका यमुना पार लक्ष्मी नगर वगैरह पकड़ लीजिए, पूरा पूर्वांचलियों का है। फिर आप दक्षिण दिल्ली में जितने गोविंदपुरी वगैरह बंगालियों का है। पूरा मतलब सबके, पूरे भारत के सारे अपने अपने छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जी। सर मात्र 1 करोड़ लोग बाहर से आ गए तो डेमोग्राफी चेंज होगी दिल्ली की। और तो आप हर साल ऑन एन एवरेज 5 लाख पंजाबी जो है, 5 लाख पंजाबी जा रहा है, 5 लाख बिहारी आ रहा है, तो 2-2.5 करोड़ के प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज होते हुए कितना। और सुनिए, मात्र हर सीट पर 10, 20, 30 हजार वोटर बदल जाता है ना, सरकारें बदल जाती हैं। सर अभी कुछ दिन में ये जो आपके खालिस्तानी दिख रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ वो फतवा जारी करते हुए, कुछ दिन बाद यही लोग पंजाब में ना छठ पूजा करते हुए दिखेंगे वोटरों के लिए। खैर वो तो चलिए, हम तो जैसे दिल्ली में दिख रहे हैं। खैर हम तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं पंजाब के साथ। पंजाब, और सर मैं बताता हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 15 इयर्स। सर सचमुच इनके जैसा प्रोग्रेसिव स्टेट, इनके जैसा मेहनती लोग, मतलब आज भी सर मैं तो मानता हूं कि पंजाब देश का मुकुट है। तो सर इसको गलत लोगों ने के हाथ में ये पंजाब चला गया है, इस वजह से ये पंजाब की दुर्गति हो रही है। और हमारी तो कामना है कि सर पंजाब में अच्छे दिन दोबारा लौटें। सर मैं जब दिल्ली में था ना, तो अक्सर हमसे पूछा, मैं दिल्ली में था तो मुझे अक्सर पूछा, 1-2 लोग थे जो पूछते थे, IAS की तैयारी करते थे, कि देश में सबसे ज्यादा मर्सिडीज BMW गाड़ियां किन शहरों में। तो पता चला दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास नहीं था, वो जालंधर, लुधियाना था। लेकिन लुधियाना था जी। चलिए सर, इस नोट पे उम्मीद करते हैं पंजाब बेहतर होगा। जिस तरीके से गैंगस्टर निपटाए जा रहे हैं, ठीक है, शुरुआत यही से यूपी में भी निपटाए गए तो यूपी ठीक हो गया। अब गैंगस्टर निपटेंगे तो सब प्रदेश ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात पर हमसे अपनी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद सर, नमस्कार। प्रारब्ध और दद्दा की खरी खरी के दर्शकों का भी हाँ जी, थैंक यू जी। दद्दा की खरी खरी से हमारा बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि बहुत बेहतरीन जानकारियां वहां पे सुनने को मिलती हैं। और दद्दा यही है वो दद्दा जो खरी खरी सुना। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।